एवरीवन, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम साइकोलॉजी की एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 5 करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेज इज कंसिडर्ड मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ। तो आपको बताना है कि वो कौन सी स्टेज है जिसे लाइफ का सबसे ज्यादा मुश्किल समय माना जाता है। तो हम जानते हैं कि जो अडोलसेंस है ये लाइफ का सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पीरियड होता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अडोलसेंस। यदि हम अडोलसेंस पीरियड की बात करें तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर बच्चा 13 से 19 साल का होता है और ये क्या है, ट्रांजिशन का फेज है। इस समय के दौरान हमारी बॉडी में काफी चेंजेस आते हैं और काफी ज्यादा चेंजेस को फील करते हैं। तो जो आपका अडोलसेंस है ये लाइफ का सबसे ज्यादा क्रूशियल समय है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पीरियड है। जो एरिक एरिक्सन है, इन्होंने अडोलसेंस को आइडेंटिटी क्राइसिस की स्टेज भी कहा है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो स्टैनले हॉल है, इन्होंने अडोलसेंस को स्ट्रेस और स्ट्रॉम का पीरियड कहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अडोलसेंस। इसी के साथ यदि हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास प्रीनेटल स्टेज आती है। यह वो स्टेज है जहाँ पर बच्चा माँ के गर्भ में होता है। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 9 मंथ तक होता है। इसके बाद हमारी इन्फेंसी की स्टेज आ जाती है जो कि आपके बर्थ से 2 ईयर तक चलती है। इसके बाद आपका चाइल्डहुड, जो चाइल्डहुड है इसमें आपकी 2 स्टेज आती हैं, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा 2 से 6 साल का होता है और लेटर चाइल्डहुड में बच्चा 6 से 12 साल का होता है। और इसके बाद आपका अडोलसेंस का पीरियड आता है जहां पर बच्चा 13 से 19 साल का होता है और इसके बाद बच्चा अडल्टहुड में एंटर कर जाता है। तो आपको ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट भी पता होनी चाहिए कि कौन सी स्टेज में बच्चा किस एज में होता है। एग्जाम में बहुत बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड इड इज बेस्ड ऑन डैश प्रिंसिपल। तो आपको बताना है कि फ्रॉइड के अनुसार इड किस प्रिंसिपल पर आधारित है। तो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि जो इड है यह प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, प्लेजर। Next question is, which psychologist used nonsense syllables as a learning material। तो आपको बताना है कि वो कौन से मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने लर्निंग मटेरियल के रूप में नॉनसेंस सिलेबल्स का यूज किया है। तो आपको याद रखना है कि लर्निंग मटेरियल के रूप में नॉनसेंस सिलेबल्स का यूज एबिनॉस ने किया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, एबिनॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। तो आपको बताना है कि इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी में किस प्रकार का रिलेशनशिप है, किस प्रकार का संबंध है। तो इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अटेंशन इज अ डैश प्रोसेस। तो आपको बताना है कि अटेंशन किस तरह का प्रोसेस है। तो यदि हम बात करें अटेंशन की, तो जब भी हम किसी सिलेक्टिव चीज को अपने फोकस में लाते हैं, अपने ध्यान में लाते हैं, तो इस चीज को हम अटेंशन कहते हैं। तो आपको याद रखना है दैट अटेंशन इज अ सिलेक्टिव प्रोसेस। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सिलेक्टिव। इसी के साथ आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है दैट द थ्योरी ऑफ सिलेक्टिव अटेंशन इज गिवन बाय ब्रॉडबैंड। आपको याद रखना है कि जो सिलेक्टिव अटेंशन की थ्योरी है वो ब्रॉडबैंड के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भाटिया बैटरी इज यूज्ड फॉर विच टेस्ट। तो आपको बताना है कि भाटिया बैटरी का इस्तेमाल किस टेस्ट के लिए किया जाता है। तो हम जानते हैं कि जो भाटिया बैटरी है ये एक इंटेलिजेंस टेस्ट है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इंटेलिजेंस। अब यदि हम बात करें भाटिया बैटरी टेस्ट की, तो इस टेस्ट को 1955 में सीएम भाटिया के द्वारा डेवलप किया गया था। इस टेस्ट में बहुत से कार्ड होते हैं जिस पर कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के पैटर्न बने होते हैं और बच्चों को इन पैटर्न्स को बिना पेंसिल उठाए ड्रॉ करना होता है। तो आपको याद रखना है कि जो भाटिया बैटरी है ये एक इंटेलिजेंस टेस्ट है। इसी के साथ आपको ये भी याद रखना है कि इसमें 5 सब टेस्ट होते हैं। पहला है पैटर्न ड्राइंग टेस्ट, सेकंड है को ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, थर्ड है पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट, फोर्थ है अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट और फिफ्थ वन है इमीडिएट मेमोरी टेस्ट फॉर डिजिट्स। तो आपको ये भी याद रखना है कि इसमें 5 सब टेस्ट होते हैं और इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज। तो आपको बताना है कि एजुकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। तो एजुकेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो है ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑल राउंड डेवलपमेंट।
ऑलराउंड डेवलपमेंट का मतलब है कि जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, वो मल्टीपल एस्पेक्ट, चाहे वो फिजिकल एस्पेक्ट हो, इंटेलेक्चुअल हो, इमोशनल हो, सोशल हो, उसकी डेवलपमेंट हर एक एस्पेक्ट में अच्छी होनी चाहिए ताकि वो लाइफ के हर एक पहलू में, हर एक स्टेज में वो अच्छा कर पाए, इफेक्टिव कर पाए। तो जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है, ये एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इम्पॉर्टेंट गोल है। तो जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है, ये एजुकेशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑल राउंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैस्लोस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज आल्सो नोन एज। तो आपको बताना है कि मैस्लो की जो मोटिवेशन की थ्योरी है, उसका अन्य नाम क्या है। तो इसका जो दूसरा नाम है वो है थ्योरी ऑफ नीड्स। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, थ्योरी ऑफ नीड्स। तो जो आपकी मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है, इसे हम थ्योरी ऑफ नीड्स यानी आवश्यकताओं के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अचीवमेंट, रिलेशनशिप, पावर आर डैश काइंड ऑफ मोटिव। तो आपको बताना है कि अचीवमेंट, पावर, रिलेशनशिप ये किस तरह के मोटिव हैं। तो यदि हम बात करें टाइप्स ऑफ मोटिव की, तो मोटिव दो तरह के होते हैं, बायोलॉजिकल मोटिव और सोशियो साइकोलॉजिकल मोटिव। यदि हम बायोलॉजिकल मोटिव की बात करें तो ये ऐसी नीड्स होती हैं, ऐसी आवश्यकताएं होती हैं जिनके बगैर हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं। ये जो मोटिव्स होते हैं, इनके साथ हम पैदा हुए होते हैं, मतलब कि ये जन्म से हम में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपका हंगर, थर्स्ट, स्लीप, रेस्ट, ये सभी आपके बायोलॉजिकल मोटिव हैं। दूसरी तरफ सोशियो साइकोलॉजिकल मोटिव आते हैं। तो जो सोशियो साइकोलॉजिकल मोटिव है, ये ऐसे मोटिव हैं जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं होते हैं। तो मतलब कि ये क्या है, जन्म से प्रेजेंट नहीं होते हैं, बल्कि ये बाद में हम इनको एक्वायर करते हैं। जैसे कि अचीवमेंट, पावर, सेल्फ सिक्योरिटी, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ फ्रीडम, ये सभी आपके सोशियो साइकोलॉजिकल मोटिव्स हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, साइकोलॉजिकल। ये जो अचीवमेंट, रिलेशनशिप, पावर हैं, ये आपके साइकोलॉजिकल मोटिव हैं। Next question is learning is the modification in behavior which is relatively dash। तो आपको बताना है कि जो लर्निंग है, ये व्यवहार में परिवर्तन है, ठीक है। मतलब कि व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं, मॉडिफिकेशन होती है, उसको हम लर्निंग कहते हैं। तो आपको बताना है कि यहाँ पर ये जो चेंज आ जाता है, ये जो परिवर्तन आता है, ये किस प्रकार का होता है। तो ये आपका परमानेंट चेंज होता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, परमानेंट। that learning is the modification in behavior which is relatively permanent। तो आपको याद रखना है that learning is the modification in behavior which is relatively permanent। Next question is who gave the concept of concrete, abstract and social intelligence। तो आपको बताना है कि concrete, abstract और social intelligence का concept किसके द्वारा दिया गया है। तो जो कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट और सोशल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है, इसे थॉर्नडाइक ने दिया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, थॉर्नडाइक। यदि हम थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो जो थॉर्नडाइक है, इन्होंने मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी है, जहां पर इन्होंने बात की है कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट और सोशल इंटेलिजेंस की। Next question is when two opposing motivations arise at the same time and want their satisfaction at the same time is called। तो पूछा गया है कि जब दो अपोजिट मोटिवेशन सेम टाइम पर उत्पन्न होती है और सेम टाइम पर वो उसकी सेटिस्फेक्शन भी चाहती हैं, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं। तो इस चीज को हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कि जब दो या दो से अधिक स्ट्रॉन्ग मोटिव एक ही समय पर अराउज हो जाते हैं, जिन्हें कि एक साथ सॉल्व करना मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट अ पर्सनैलिटी टेस्ट। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पर्सनैलिटी का टेस्ट नहीं है। तो यहाँ पर जो पर्सनैलिटी का टेस्ट नहीं है, वो है आपका ऑप्शन डी, बीने साइमन स्केल। इसके अलावा यहाँ पर जो रोशास टेस्ट है, 16 पीएफ है, टीएटी है यानी थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है, ये सभी आपके पर्सनैलिटी के टेस्ट हैं। यदि हम बात करें बीने साइमन स्केल की, तो जो बीने साइमन स्केल है, ये आपका इंटेलिजेंस का टेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गेव द थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट। तो आपको बताना है कि साइकोसोशल डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी है। तो जो साइकोसोशल डेवलपमेंट है, इसकी थ्योरी एरिक्सन ने दी है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, एरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब एस्टेब्लिश इन इंडिया। तो आपको बताना है कि इंडिया में पहली साइकोलॉजिकल लैब कब एस्टेब्लिश की गई थी। तो ये 1916 में बनाई गई थी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 1916।
इसी के साथ आपको ये भी याद रखना है कि इंडिया में पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी एन सेन गुप्ता के अंडर एस्टेब्लिश की गई थी। और ये कहाँ एस्टेब्लिश की गई थी? ये कलकत्ता में एस्टेब्लिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वॉज एडवोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर। तो आपको बताना है कि दिए गए थिंकर्स में से वो कौन से थिंकर हैं जिन्होंने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का समर्थन किया है। तो जिन्होंने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर बात की है, समर्थन किया है, वो है आपके जॉन डीवी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, जॉन डीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पियाजे's which stage is related to abstract and logical thinking। तो आपको बताना है कि पियाजे की कौन सी स्टेज एब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकल थिंकिंग से जुड़ी हुई है। तो जो एब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकल थिंकिंग है वो आपके फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में डेवलप होती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। Next question is which of the following evaluation comes in the continuous and comprehensive evaluation। तो आपको बताना है कि continuous and comprehensive evaluation में किस तरह की evaluation आती है। तो इसमें फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों होती हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बोथ समेटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेड्स ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर। तो आपको बताना है कि जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके ट्रेड्स क्या होते हैं, उनके गुण क्या होते हैं। तो जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं वो कॉमन सेंस का ज़्यादा यूज करते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर में बिलीव करते हैं और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। Next question is which one of the following is the primary agency of socialization। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी सोशलाइजेशन की प्राइमरी एजेंसी है, सोशलाइजेशन की प्रमुख संस्था है। तो यहाँ पर जो सोशलाइजेशन की प्राइमरी एजेंसी है वो है फैमिली। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, फैमिली। यदि हम कुछ प्राइमरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन की बात करें तो फैमिली, स्कूल, पीयर्स, ये सभी आपके प्राइमरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन हैं। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।